ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। ग्रहों की दशा का असर चुनाव आयोग और सरकार के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, इसको लेकर रोज़ नई नई बातें सामने आने लगी हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो भी जैसे भी मतदान और परिणाम आए हैं उसको लेकर जो नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे आगे चलकर चुनाव आयोग को जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार के ऊपर भी एक तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। चुनाव आयोग के ऊपर और राजनीतिक दलों के ऊपर ईवीएम मशीन की तलवार अब कैसे लटक रही है, यह देखने की बात हो गई है। हाल ही में एक प्यारेलाल जी गर्ग हैं जो चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता के पद पर थे, कुछ समय के लिए डीन भी रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की पोर्टल से जो सारी रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसके अनुसार करीब 5,13,22,173 मतदाता बढ़ाए गए हैं, यह उनका कहना है। रात में 10 बजे तक जो अंतिम मशीन सील होने के बाद जो ईवीएम मशीन में वोट डाले गए हैं उसका जानकारी चुनाव आयोग अपने पोर्टल पर जारी कर देता है। इस बार यह जानकारी पहले फेज़ की 11 दिन बाद आई, दूसरे फेज़ की 4 दिन बाद आई और वो भी परसेंटेज में आई थी, तो जिसके कारण इस पर काफ़ी बवाल भी मचा। फिर उसके बाद तीसरे फेज़, चौथे फेज़, पाँचवें फेज़, छठवें फेज़ और सातवें फेज़ के चुनाव हुए। तो पहले फेज़ में 60% मतदान ईवीएम मशीन से हुआ था, ये चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल में डाला। बाद में ये बढ़कर 66,014% हो गया और इसमें 1,02,20,000 वोट बढ़े थे। दूसरे फेज़ में 60.96% मतदान हुआ था। इसमें जो वोट डाले गए थे वो 96,71,287 वोट डाले गए थे। बाद में ये बढ़कर 10,58,30,572 हो गए। इसमें करीब 91,20,000 वोट दूसरे फेज़ में बढ़ाए गए। तीसरे फेज़ में 61.45% मतदान रात के 10 बजे तक की पोजीशन पर हुआ था, जब तक सारी ईवीएम मशीनें सील हो जाती हैं। उस समय 10,59,42,815 मतदाताओं ने ईवीएम के जरिए वोट डाले थे। बाद में यह बढ़कर 65.68% हो गया और वोटों की संख्या हो गई 11,32,34,676। चौथे फेज़ में इसी तरीके से 62.84% मतदान होने की जानकारी पोर्टल पर पड़ी हुई है। इसे बाद में बढ़ाकर 69.16% कर दिया गया और इसमें 1,22,46,000 मतदाता बढ़ाए, मतलब 1,11,94,494 मतदाताओं की वृद्धि हो गई। पाँचवें फेज़ में भी 57.47% मतदान ईवीएम मशीन से जब क्लोज की गई थी तब था। वोट पड़े थे 5,14,74,714। बाद में यह बढ़कर हो गया 62.20% और मतों की संख्या थी 5,57,10,618 और इसमें 42,35,504 वोट बढ़ गए थे। छठवें फेज़ में भी 59.6% मतदान हुआ था। 6,57,43,588 मतदाताओं ने ईवीएम से वोट कास्ट किए थे और चुनाव आयोग ने जो जानकारी बाद में दी है उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ के 63.37% हो गया।
7,05,44,933 मतदाताओं ने, जो दूसरी जानकारी थी उसके अनुसार, वोट डाले और इसमें भी करीब करीब 48,01,345 वोट बढ़ गए। सातवें फेज जो सबसे अंतिम चरण का चुनाव था उसमें पहले 59.45% मतदान की जानकारी मिली। 5,98,38,734 मतदाताओं ने ईवीएम में वोट कास्ट किए थे और जब वो क्लोज बटन दबाई जाती उसके बाद के ये आंकड़े हैं, ये भी प्रमाणिक आंकड़े बताए गए थे। बाद में ये 63.88% हो गया और मतदाताओं की संख्या 6,42,96,221 हो गई। इसमें भी करीब 44,57,487 वोटें बढ़ गईं। अब ये वोट बढ़ी कैसे हैं, इसको लेकर पहले से ही एक बवाल चल रहा था, जिसके बारे में चुनाव आयोग अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि इतनी बड़े पैमाने पर जब 17A के तहत जो जानकारी निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों को, एजेंट को दे देते हैं, मशीन क्लोज हो जाती है और उसकी सारी जानकारी के अनुसार ये दूसरे दिन 11 बजे तक 2014 में भी ये सारी जानकारी आ जाती थी, 2019 में भी ये जानकारी आ जाती थी और इसमें बहुत मामूली कहीं 1000, 2000, 5000 वोटों का कोई फ़र्क होता था तो होता था, अन्यथा नहीं होता था। वो भी इसलिए होता था कि एकाध मतदान केंद्र की जानकारी आने में जो टाइम लग जाता था और वो समय पे नहीं आ पाई तो वो दूसरे दिन 10 बजे तक अपलोड होके और वो फाइनल आंकड़ा प्रकाशित हो जाता था। इस बार ये फाइनल आंकड़ा जो मतगणना के बाद पोर्टल में डाला गया है उसमें 5,13,22,173 वोट बढ़ गए हैं। मतलब वोटें कम डाली गई हैं और गिनी ज़्यादा गई हैं। तो इसको लेकर एक नया बवाल अब फिर शुरू हो गया है। प्यारेलाल जी का कहना है कि 59,08,16,269 वोट ईवीएम से कास्ट किए गए थे, लेकिन जब इनकी गिनती हुई है तो ये बढ़कर 64,21,38,447 वोट हो गए हैं। तो एक तो इन्होंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया। फिर ये महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया जिसमें महाराष्ट्र में शिंदे गुट के उम्मीदवार 48 वोटों से चुनाव जीत गए। इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग ने खुद पुलिस में कराई कि वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने अपना मोबाइल फ़ोन किसी को दे दिया था और उसमें OTP आई थी। चुनाव आयोग ने इस बात को बाद में झुटला दिया कि ईवीएम मशीन का और OTP का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब जांच और आगे बढ़ी तो एक नई बात का खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि 2019 में चुनाव आयोग ने जो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डाले जाते थे उनको भी पोर्टल में शामिल कर लिया और जहाँ जहाँ पोस्टल बैलेट से मतदान होता था तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट भी जनरेट करने का प्रोविज़न पोर्टल पर चुनाव आयोग ने किया था और इसकी OTP फॉर्म जनरेट करने की, फॉर्म सबमिट करने की और उनकी गिनती करने की, ये OTP जनरेट होती है और ये समय समय पर OTP जनरेट होती है और ये निर्वाचन अधिकारी के पास जाती है। तो अब एक बात तो ये हो गई कि जो चुनाव आयोग ने पोर्टल पर जो मतगणना और जो सारी जानकारी डालते हैं तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी जनगणना, वो उनकी मतगणना और उनकी काउंटिंग इत्यादि का एक बाईपास निकाल लिया और बाईपास के ज़रिए वो उसमें डाक मतपत्रों की जनरेशन भी करते हैं, उसमें सबमिट भी कराते हैं और उससे गिनती भी कर लेते हैं। तो अब ये जो आंकड़ा बढ़ा है उसको लेकर बम्बई वाले मामले के बाद ये मामला और तूल पकड़ने लगा है। इसको कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स बताया था, क्योंकि इस सब मामले की ना तो कभी कोई जांच हुई
और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये हो रही है कि अब पहली बार लोगों को पता लग रहा है कि पोस्टल बैलेट जो जनरेट हो रहे हैं वो डिजिटली भी जनरेट हो रहे हैं। और जैसे भोपाल का कोई मतदाता है और उसकी आसाम में ड्यूटी है और वो आसाम से मतदान करना चाहता है, तो जहाँ वो काम करता है यहीं से उसे वैलेट पेपर जनरेट करके भेज दिया जाता था, और जहाँ वो काम करते थे वहीं के अधिकारी उसे सत्यापित करके उसे बाद में पोस्ट डाक के ज़रिए भी भेजते थे, स्पीड पोस्ट के ज़रिए, और उसका पूरा का पूरा इंदराज पोर्टल पे हो जाता था। अब ये बात चुनाव आयोग ने कभी राजनीतिक दलों के साथ ना तो शेयर की, और जो 80 साल के मतदाता या इस बार के 2024 का जो चुनाव हुआ है, तो पहली बार बुजुर्गों के घर घर जाके वोट भी लिए गए, पोस्टल बैलेट के वोट भी संख्या भी काफ़ी बड़ी है। और ये जो शिंदे के जो उम्मीदवार बम्बई से जीते 48 वोटों से, और उसमें जो चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई और जिस तरीके के उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, तो अब उसमें ये बिल्कुल तय हो गया है कि जो डाटा चुनाव आयोग ने पोर्टल पर प्रस्तुत किया है, तो पहले जो उन्होंने दिया वो उस डाटा से और जो फाइनल डाटा है उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई, और 5,13,22,173 वोटों की गिनती ज़्यादा हुई है। और जब 10 बजे तक का जो परिणाम था उसमें जो पहले बताया गया था उसमें वोट कम पड़े थे। अब इसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से भी जा रहे हैं। एडीआर की याचिका भी लंबित है, जिस पर उस समय तो सुनवाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था चुनाव शुरू हो चुके हैं, हम बीच में कोई आदेश नहीं करेंगे, सब लोगों को चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास करना चाहिए और इस याचिका की सुनवाई हम बाद में करेंगे। इस महीने के आखिरी में वैकेशन ख़त्म हो जाएगा। वैकेशन ख़त्म होने के बाद और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करेंगी, तो इस बार ये चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और जो 45 दिन के अंदर सारे उम्मीदवारों को अपनी इलेक्शन पिटीशन दायर करना अनिवार्य है। और भी कुछ प्रावधान हुए थे जिनमें मशीनों को सुरक्षित रखने और यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो उनकी गिनती भी करा सकता है, तो वो मामला भी अब कहीं 2-4 उम्मीदवारों ने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया है और लाखों रुपए जमा किए गए हैं। तो अब चुनाव आयोग के जो ईवीएम मशीन है, मतगणना है, बैलेट पेपर हैं, इन सब को लेकर अब चुनाव आयोग को जो जवाब पहले दिया था और जो जवाब अब जो तथ्य आ रहे हैं इनके अनुसार देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी परेशानी में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी कार्यप्रणाली में ना तो पारदर्शिता थी और ना मतलब ऐसा शुचिता थी कि जिससे ये लगे कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। अब एक राजीव नारायण जी ज्योतिषी महाराज हैं, उनका कहना है कि ग्रह दशा 17 जून से बदल गई है और 17 जून से शनि बहुत बलवान हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के घर में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ेंगे और इसमें सरकार को भी परेशानी उठानी पड़ेगी और जो जो लोगों ने सरकार को सहयोग किया है वो भी परेशान होंगे। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ भूमिका चुनाव आयोग की भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि रही होगी, तो ज्योतिष के हिसाब से भी चुनाव आयोग के लिए जो ग्रह नक्षत्र की दशा है वो उनके फेवर में नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, तो ये जो हमने वोटों की गिनती और ये जो ज़्यादा वोट पड़े हैं 5,13,00,000, तो ये भी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसी में जो आंकड़ों में अंतर है, इसी को प्यारेलाल गर्ग जी ने अभी फिर से इस बात को सामने लाए हैं। महाराष्ट्र की जो घटना है वो कुछ दिन पुरानी है, जिसमें चुनाव आयोग ने खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के ये बात कही है। उसमें ओटीपी को लेके एक विवाद जरूर आया था,
फिर बाद में इसका भी कहीं ना कहीं से खुलासा हुआ है कि ओटीपी जो है वो पोस्टल बैलेट के लिए निर्वाचन अधिकारियों के पास जाती थी और वो केवल निर्वाचन अधिकारी को ही ओटीपी भेजी जाती थी। तो यहाँ पर जो डाक मतपत्रों की जो गणना हुई है महाराष्ट्र में सबसे बाद में हुई है और 48 वोटों से उन्हें जिताया गया। अब जहाँ कहीं धुआं उठता है वहीं आग लगने की बात होती है। अब ये धुआं ये उठ रहा है कि बनारस में 3 मतगणना तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे थे और उसके बाद से उन्हें धीरे धीरे करके अगले राउंडों में उन्हें आगे लाया गया है। तो क्या ओटीपी के ज़रिए, ईवीएम मशीन के ज़रिए कहीं वोटें पड़ी कम हैं, गिनी ज़्यादा जा सकती हैं, परिणाम वैसे घोषित हो सकते हैं? अब ये सब मामले शक के दायरे में हैं। अब शक के दायरे में मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, न्यायपालिका ही इस बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि चुनाव आयोग और सरकार की कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब ये कब कैसी किस रूप में आएंगी ये कहना मुश्किल है। नमस्कार।